नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 48 नेशनल कमीशन फॉर एससीज पर। ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये कमीशन सीधे तौर पर संविधान से जुड़ा है और शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब एससीज के हितों की रक्षा और उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि संविधान में सबको बराबरी का हक है, राइट्स हैं, सेफगार्ड्स हैं, लेकिन वो कागज से उतरकर असल जिंदगी में कैसे आएं? ये कमीशन उसी गैप को भरने का एक मैकेनिज्म है। हाँ, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना क्रिटिकल है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एनसीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, ये कोई मामूली कमिटी या सरकारी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इसे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया है। हाँ, ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैं। उनसे ये एनसीएससी कैसे अलग हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं? नहीं, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। अच्छा, स्टैट्यूटरी। हाँ, इसका मतलब उन्हें पार्लियामेंट के एक्ट्स के जरिए बनाया गया है। जैसे एनसीडब्ल्यू को नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के तहत बनाया गया था, या एनसीएम को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब है कि एनसीएससी की बुनियाद, इसकी लेजिटिमेसी सीधे संविधान से आती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा पावर और ज्यादा सिक्योरिटी देता है। सोचिए, सरकार इसे आसानी से भंग नहीं कर सकती, इसके मेंबर्स को हटाना भी आसान नहीं। सही बात है। ये इसे पॉलिटिकल प्रेशर से काफी हद तक इंसुलेट करता है, ताकि ये एससी हितों के लिए स्टैंड ले सके, चाहे मामला कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता एससी समुदाय के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट को कितना फाउंडेशनल मानते थे कि इसके लिए एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया। अच्छा, मतलब इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं, कह सकते हैं। पर क्या ये कमीशन शुरुआत से ही संविधान में था, इसी रूप में? मतलब आर्टिकल 338 में हमेशा से एनसीएससी का जिक्र था? नहीं, इसका एक पूरा एवोल्यूशन रहा है। ओरिजिनली संविधान के आर्टिकल 338 में सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की नियुक्ति का प्रावधान था। बस एक सिंगल ऑफिसर? हाँ, बस एक सिंगल ऑफिसर, एक अकेला अफसर एससीज और एसटीज दोनों समुदायों के लिए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। उनका काम क्या होता था फिर? उनका काम था एससीज और एसटीज के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, जैसे रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वगैरह, उनसे जुड़े सभी मामलों के जांच करना और देखना कि वो जमीन पर काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा। फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते थे। उन्हें कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज कहा जाता था। और हाँ, भारत जैसे विशाल और कॉम्प्लेक्स देश में, जहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना डीप रूटेड है, एक अकेले अधिकारी के लिए काम वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। सोचिए, देश के हर कोने से शिकायतें आती होंगी, हर जगह मॉनिटरिंग करनी होती होगी। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जाहिर है बदलाव की जरूरत महसूस हुई होगी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली बात हो गई होगी शायद। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो 1978 में सरकार ने एक रेजोल्यूशन, ध्यान दीजिए, एक्ट नहीं, सिर्फ एक सरकारी प्रस्ताव के जरिए एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज बनाया। अच्छा, रेजोल्यूशन से मतलब कानूनी दर्जा नहीं था अभी भी? नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी था। मतलब अब एक से ज्यादा लोग थे, लेकिन इसे अभी भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात ये कि कमिश्नर का पद भी चलता रहा। अरे, वो भी चल रहा था? हाँ। तो एक तरह से डबल सिस्टम हो गया, एक तरफ कमिश्नर, दूसरी तरफ ये नया कमीशन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? एक ही काम के लिए दो बॉडीज, ऐसा क्यों किया गया होगा? कुछ आइडिया? शायद बढ़ते वर्कलोड को हैंडल करने के लिए, या ये सोचकर कि एक मल्टी मेंबर बॉडी ज्यादा एक्सपर्टीज और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ला पाएगी, कौन जाने। हो सकता है। फिर 1987 में सरकार एक और रेजोल्यूशन लाई जिसने इस 1978 वाले कमीशन के फंक्शंस को मॉडिफाई किया और इसका नाम रखा नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। ओके, तो 1987 में नाम बदला और फंक्शंस भी। अब ये क्या करने लगा? क्या इसे ज्यादा पावर्स मिली? पावर्स तो नहीं बढ़ी, बल्कि रोल थोड़ा बदल गया। इसे एक नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। एडवाइजरी मतलब सिर्फ सलाह देने वाला? हाँ, इसका मुख्य काम सरकार को एससीज और एसटीज के डेवलपमेंट और उनसे जुड़ी ब्रॉड पॉलिसी इश्यूज पर सलाह देना था।
मतलब इन्वेस्टिगेशन वाली भूमिका थोड़ी पीछे चली गई और एडवाइजरी रोल ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं रहा होगा जमीनी हकीकत बदलने में। सलाह देना तो ठीक है, पर अगर सलाह मानी ही ना जाए तो असली ताकत तो तब आती है जब आप एक्शन ले सकें या करवा सकें। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाली बात कब आई, वो टर्निंग पॉइंट कब आया? वो लैंडमार्क स्टेप था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। अच्छा, 65th अमेंडमेंट 1990। हाँ, जो 1992 में लागू हुआ। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 338 को बदला और उस अकेले स्पेशल ऑफिसर मतलब कमिश्नर की जगह एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज की स्थापना का प्रावधान किया। ओके। अब ये कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। इसने पुराने कमिश्नर के पद और 1987 वाले रेजोल्यूशन से बने कमीशन दोनों को रिप्लेस कर दिया। अच्छा। अब एससीज और एसटीज दोनों के लिए एक सिंगल यूनिफाइड पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। वाओ, मतलब संविधान लागू होने के लगभग 40 साल बाद जाके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट रहा होगा। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुए होंगे, मतलब जमीन पर क्या फर्क पड़ा होगा? इम्प्लीकेशंस बहुत सिग्निफिकेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलते ही इसकी प्रेस्टीज, इसकी पावर और इंडिपेंडेंस बढ़ गई। अब इसे डिसमिस करना या इसके स्ट्रक्चर को बदलना उतना आसान नहीं था जितना किसी रेजोल्यूशन से बनी बॉडी को। ये दिखाता है कि स्टेट की कमिटमेंट SC/ST कम्युनिटीज के प्रति और मजबूत हुई। एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत को सीरियसली लिया गया। सही बात है। आप कह सकते हैं कि ये कमीशन अब सरकार का हिस्सा होने के साथ साथ संविधान का प्रहरी भी बन गया, कम से कम थियोरेटिकली। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन ये कमीशंस तो एससीज और एसटीज दोनों के लिए था, जैसा आपने बताया। हाँ, फिर ये अलग अलग क्यों हुए? आज हम NC/SC की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है NC/ST मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी अलग बना होगा। ये सेपरेशन कब और क्यों हुआ? हाँ, ये सेपरेशन हुआ 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। 89th अमेंडमेंट 2003। हाँ, जो फरवरी 2004 में लागू हुआ। इसने आर्टिकल 338 को फिर से अमेंड किया और संयुक्त कमीशन को 2 सेपरेट बॉडीज में बांट दिया। एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स NC/SC, जो मौजूदा आर्टिकल 338 के तहत ही रहा। ओके। और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NC/ST, जिसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 338A जोड़ा गया। अच्छा, तो ये बाइफिकेशन क्यों जरूरी समझा गया? क्या SCs और STs के मुद्दे इतने अलग हैं कि एक कमीशन उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था? हाँ, काफी हद तक। अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट्स की समस्याएं मुख्य रूप से कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी से जुड़ी सोशल डिसेबिलिटीज से पैदा होती हैं। सही है। सोचिए, आज भी खबरें आती हैं कि किसी दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया या किसी SC बच्चे को स्कूल में अलग बिठाया जाता है, ये सब। हाँ, दुखद है पर सच है। दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के मुद्दे ज्यादातर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, उनकी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी के प्रिजर्वेशन, लैंड एलियनेशन और डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जैसे बांध या माइनिंग प्रोजेक्ट से विस्थापन, उनसे जुड़े होते हैं। उनके चैलेंजेस अलग किस्म के हैं। बिल्कुल, उनकी ज़रूरतें, उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स और उनके चैलेंजेस काफ़ी अलग हैं। इसलिए ये महसूस किया गया कि दोनों ग्रुप्स पर सेपरेट फोकस्ड अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि उनकी स्पेसिफिक चैलेंजेस को ज़्यादा इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। मतलब स्पेशलाइजेशन की तरफ एक कदम था ये। हाँ, कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना था ताकि दोनों समुदायों को बेहतर न्याय और सपोर्ट मिल सके। ये बात तो सही है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच शायद काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो 2004 में ये अलग NC/ST वजूद में आया। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं। अच्छा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स। हाँ, यानी कुल मिलाकर ये एक 5 मेंबर बॉडी है। ये स्ट्रक्चर इसे डिफरेंट फील्ड से एक्सपर्टीज लाने और काम के बोझ को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता होगा शायद। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या कोई सिलेक्शन कमेटी होती है या ये डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट है? इनकी नियुक्ति सीधे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट, ओके। हाँ, और वर्डिंग है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। हाँ, ये फ्रेज सुनने में बड़ा फॉर्मल लगता है ना। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है? कोई खास बात? ये शब्दावली सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस अपॉइंटमेंट के हाई स्टेटस
और डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी को दर्शाती है। अच्छा, ये दिखाता है कि ये पद कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनकी नियुक्ति सीधे देश के सर्वोच्च पद से हो रही है। इनकी सर्विस कंडीशंस जैसे सैलरी, अलाउंसेस, अदर पर्क्स और टेन्योर ऑफ ऑफिस मतलब कार्यकाल भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। कार्यकाल कितना होता है? क्या ये फिक्स टर्म है? हाँ, प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, रूल्स 2004। ओके, 2004 के रूल्स। हाँ, जिनके अनुसार चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल? हाँ ठीक है। हाँ, ये एक रीजनेबल ड्यूरेशन है। इतना कम भी नहीं कि वो कुछ समझ ही ना पाए और इतना ज्यादा भी नहीं कि कॉम्प्लिसेंसी आ जाए। क्या उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है? मतलब क्या कोई चेयरपर्सन या मेंबर 3 साल के बाद फिर से उसी पद पर आ सकता है? हाँ, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिट है। अच्छा, क्या लिमिट है? कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा के लिए अपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं है। मतलब मैक्सिमम 2 बार, 3 + 3 साल। हाँ, मैक्सिमम 6 साल तक ही कोई कमीशन में रह सकता है। इससे कॉन्टिन्यूटी भी बनी रह सकती है अगर किसी एक्सपीरियंस्ड मेंबर को दूसरा टर्म मिलता है, लेकिन साथ ही ये इंश्योर होता है कि नए लोग, नए आइडियाज भी कमीशन में आ सकें। ये एक तरह से पावर के कॉन्सेंट्रेशन को भी रोकता है। सही है। बिल्कुल। ओके, तो अब आते हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर। ये कमीशन जिसकी इतनी लंबी एवोल्यूशन रही है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, ये असल में करता क्या है? व्हाट आर इट्स फंक्शंस? आर्टिकल 338 में इसके बारे में क्या बताया गया है? आर्टिकल 338(5) में कमीशन के फंक्शंस डिटेल में दिए गए हैं और ये काफी वाइड रेंजिंग है। इन्हें हम मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला, मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन का काम। कमीशन का एक बड़ा काम है एससीज के लिए बने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स की निगरानी करना। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी सही से लागू हो रही हैं या नहीं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कमीशन इन सब मामलों की जांच कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और इवैल्यूएट कर सकता है कि ये सेफगार्ड्स कितने इफेक्टिव हैं जमीन पर। मतलब एक तरह से सिस्टम का हेल्थ चेकअप। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब? शिकायत निवारण। हाँ, अगर एससी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है या उन्हें मिलने वाले सेफगार्ड से वंचित किया जाता है, जैसे किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया गया कास्ट के आधार पर, या किसी सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिला भेदभाव के कारण, या किसी गांव में एससीज को कॉमन रिसोर्सेज जैसे कुआं या हैंड पंप यूज करने से रोका जा रहा है। हाँ, ऐसी खबरें तो आती रहती हैं। तो वो सीधे एनसीएससी में शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करता है। अच्छा, जांच करता है। और इस काम के लिए कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट की पावर मतलब वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, बुला सकता है पूछताछ के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, एविडेंस मांग सकता है, शपथ पर गवाही ले सकता है। अरे वाह, ये तो इसे रियल टीथ देता है। बिल्कुल, ये इसे क्वासी जुडिशियल पावर देता है। तीसरा, पॉलिसी एडवाइस और प्लानिंग में पार्टिसिपेशन। कमीशन एससीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और सरकार को सलाह देता है। जब केंद्र या राज्य सरकारें एससीज के लिए योजनाएं मतलब स्कीम्स बनाते हैं, तो कमीशन उसमें इनपुट दे सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकता है। अच्छा, ये यूनियन और स्टेट्स के तहत एससीज के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट भी करता है। जैसे कोई नई स्किल डेवलपमेंट स्कीम आई तो एससी यूथ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राज्यों की वेलफेयर स्कीम्स कितनी इफेक्टिव हैं, कमीशन इस पर अपनी राय रखता है। मतलब ये पॉलिसी लेवल पर भी इन्वॉल्व है। हाँ, और चौथा है रिपोर्टिंग और रिकमेंडेशंस। कमीशन को सालाना मतलब एनुअली या जब भी वो जरूरी समझे प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि सेफगार्ड्स कैसे काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट? हाँ, प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं। स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट्स गवर्नर को भेजी जाती हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटर के सामने रखी जाती हैं। अच्छा, तो अकाउंटेबिलिटी है पूरी? हाँ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। इसके अलावा कमीशन केंद्र और राज्य सरकारों को स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देता है कि इन सेफगार्ड्स को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और एससीज के प्रोटेक्शन, वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। रिकमेंडेशंस देता है। क्या ये बाइंडिंग होती हैं? नहीं, बाइंडिंग नहीं होती, पर सरकार को बताना पड़ता है कि उन्होंने इन पर क्या एक्शन लिया या क्यों नहीं लिया। अच्छा, जवाब देना पड़ता है। हाँ, और एक और फंक्शन है, राष्ट्रपति अगर कोई और काम सौंपे एससीज के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट से जुड़ा, तो वो भी कमीशन को करना होता है। ये इसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अरे बाप रे, ये तो फंक्शंस की जबरदस्त लिस्ट है। मतलब ये कमीशन एक वॉचडॉग भी है, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम भी है, एक पॉलिसी एडवाइजर भी है और सरकार के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएटर भी। ये तो इंस्टीट्यूशनल मल्टीटास्किंग की मिसाल है। बिल्कुल। और इसमें रिएक्टिव मतलब शिकायतें सुनना और प्रोएक्टिव मतलब मॉनिटरिंग, प्लानिंग, रिकमेंडेशंस देना, दोनों तरह के रोल्स शामिल हैं। हाँ। ये सिर्फ एक फाइल पुशिंग ब्यूरोक्रेटिक बॉडी नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज, इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी को रियलिटी में बदलने का एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। भारत जैसे देश में जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी एक कड़वी सच्चाई है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं, वहां ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये उन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस को फुलफिल करने की दिशा में एक कदम है। हाँ, इसकी इफेक्टिवनेस पर, इसके इम्पैक्ट पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, डिबेट होती रहती है, जो होनी भी चाहिए, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो ये थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की कहानी। कैसे एक स्पेशल ऑफिसर से शुरुआत होकर ये एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी और आज इसके पास एससी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए कितने व्यापक कार्य और शक्तियां हैं। वाकई इंडियन पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है ये। एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को जमीन पर उतारने में, उन्हें मीनिंगफुल बनाने में इसका रोल क्रूशियल है। मॉनिटरिंग से लेकर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की इंक्वायरी तक, पॉलिसी एडवाइस से लेकर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने तक, इसका मैंडेट बहुत ब्रॉड है। ये इंश्योर करता है कि संविधान की जो मंशा है, एससी समुदाय को बराबरी, सम्मान और विकास के अवसर देना, वो सिर्फ अच्छी बातें बनकर ना रह जाए, बल्कि हकीकत का रूप ले। और इसका एवोल्यूशन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। कैसे जरूरत के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स अडेप्ट होते हैं, रिफाइन होते हैं। स्पेशल ऑफिसर से मल्टी मेंबर कमीशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और फिर एससीज और एसटीज के लिए अलग स्पेशलाइज्ड कमीशंस। हाँ, ये पूरी जर्नी दिखाती है कि कैसे स्टेट ने इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की यूनिक नीड्स को बेहतर ढंग से समझने और एड्रेस करने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप। प्रिसाइजली। और ये याद रखना जरूरी है कि ये महज एक सरकारी दफ्तर नहीं है, ये संविधान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का एक मैकेनिज्म है। इसकी सफलता और विफलता, इसकी ताकत और कमजोरियां, ये सब लगातार एनालिसिस और पब्लिक स्क्रूटनी का विषय है और होने भी चाहिए। सही बात है। क्योंकि अल्टीमेटली इसका मकसद है लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के इस ओवरव्यू के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सेशन में हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब एनसीएससी के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझा था। एक तरह से एक ढांचा देखा था कि ये बॉडी काम कैसे करती है। लेकिन सिर्फ थियरी से बात नहीं बनती है ना। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि कमीशन अपनी फाइंडिंग्स को कैसे प्रेजेंट करता है और सबसे जरूरी उसके पास असल में टीथ क्या है, मतलब पावर्स क्या हैं। क्योंकि बिना पावर्स के तो कोई भी कमीशन बस एक सजेशन बॉक्स जैसा रह जाता है ना। बिल्कुल सही कहा। स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना तो बस नींव है, असली इमारत तो बनती है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स और पावर्स से। ये देखना बहुत जरूरी है कि कमीशन की बात में वजन कितना है, उसकी रिकमेंडेशंस को कितनी सीरियसली लिया जाता है और क्या उसके पास वो जरूरी अधिकार हैं जिससे वो शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सके। सिर्फ रिपोर्ट बना देना ही काफी नहीं होता, उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है, वो सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट होती है, ये जानना क्रूशल है। एग्जैक्टली। चलो तो फिर बात करते हैं कमीशन की रिपोर्ट की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ये कमीशन हर साल प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देता है, राइट? मैंने सोर्सेज में पढ़ा था। ये सुनने में थोड़ा स्कूल की रिपोर्ट कार्ड जैसा लगता है, पर जाहिर है नेशनल लेवल पर और एससी कम्युनिटी के स्पेसिफिक मुद्दों पर
पूरे साल क्या देखा, क्या परेशानियां नोट की, क्या सुधार होने चाहिए, ये सब इस रिपोर्ट में होता होगा। हाँ, एनोलॉजी ठीक है समझने के लिए, पर इसका स्कोप और इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। प्राइमरीली ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूआंस है, एक बारीकी है। कमीशन सिर्फ साल के अंत का इंतजार नहीं करता। अगर जरूरत पड़े, एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी, वो तब भी रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से? हाँ, मान लीजिए देश के किसी हिस्से में एससी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बहुत गंभीर घटना हो जाती है, जैसा कभी-कभी सुनने में आता है अनफॉर्चुनेटली, और कमीशन को लगता है कि इस पर इमीडिएट नेशनल अटेंशन और एक्शन की जरूरत है, तो वो एक इंटरिम या स्पेशल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है टाइमली इंटरवेंशन के लिए। अर्जेंट मामलों को ब्यूरोक्रेटिक कैलेंडर का मोहताज नहीं बनाया जा सकता। राइट। ये एज इन व्हेन नेसेसरी वाला पॉइंट काफी प्रैक्टिकल लगता है, मतलब रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस है। अच्छा, तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर आगे क्या होता है? बस फाइल हो जाती है राष्ट्रपति भवन में, या इसकी कोई पब्लिक जर्नी भी है? अरे नहीं, ये रिपोर्ट्स फाइलों में सजने के लिए नहीं होती। ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। पार्लियामेंट में? ओके। हाँ, और ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट हमारे देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठते हैं। तो रिपोर्ट का पार्लियामेंट में टेबल होना मतलब उसे पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन करना। उस पर बहस हो सकती है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल उठा सकते हैं, मीडिया उसे कवर कर सकती है। एक तरह से देश को पता चलता है कि एससी कम्युनिटी के जमीनी हालात क्या हैं और एनसीएससी उन पर क्या कह रहा है। ओके, पार्लियामेंट में टेबल होना समझ आ गया, लेकिन मैंने सोर्सेज में एक मेमोरेंडम का भी जिक्र देखा है जो रिपोर्ट के साथ रखा जाता है। ये क्या चीज़ है? काफी फॉर्मल से साउंड कर रहा है। ये मेमोरेंडम ही है असली गेम चेंजर अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसे आप एक तरह की एक्शन टेकन रिपोर्ट या एटीआर समझ सकती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशंस वाली रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है, तो सरकार को उसके साथ ये मेमोरेंडम भी रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, इसमें डिटेल में लिखा होता है कि कमीशन ने जो जो सिफारिशें मतलब रिकमेंडेशंस की हैं, उन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। मान लीजिए कमीशन ने सजेस्ट किया कि किसी खास इलाके में एससी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत कम है और उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। तो मेमोरेंडम में सरकार को बताना होगा कि उन्होंने इस पर क्या किया। क्या नए हॉस्पिटल्स के लिए बजट एलोकेट किया, क्या कोई स्कीम मॉडिफाई की, या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जारी किए। सिर्फ रिपोर्ट सुन लेना काफी नहीं, एक्शन बताना पड़ेगा। और अगर सरकार ने रिकमेंडेशन नहीं मानी तो ऐसा हो सकता है ना कि कमीशन ने कुछ कहा और सरकार को लगा कि ये फीजिबल नहीं है या पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं है। जैसे हम कभी-कभी दोस्तों की सलाह सुन लेते हैं पर करते अपनी मन की हैं। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट है दोस्त की एडवाइस से। अगर सरकार कमीशन की कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो उसे सिंपली इग्नोर नहीं कर सकती। उस मेमोरेंडम में सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि रिकमेंडेशन ना मानने का रीजन क्या है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। रीजन देना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। वो ये नहीं कह सकते कि बस मन नहीं किया या अभी टाइम नहीं है। उन्हें कॉन्क्रीट रीजंस देने होंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी अप्रोच, जो भी हो। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। पार्लियामेंटेरियंस और पब्लिक को पता चलता है कि क्यों एक स्पेसिफिक सजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एक तरह से ये मैकेनिज्म कमीशन की रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेने के लिए सरकार पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर बनाता है। इट्स अ चेक अगेंस्ट आर्बिट्ररी रिजेक्शन। इंटरेस्टिंग। ये तो काफी वेल थॉट आउट प्रोसेस लग रहा है। रिपोर्ट, पार्लियामेंट, मेमोरेंडम, एक्शन टेकन या फिर रीजंस फॉर नॉन एक्शन। पूरा साइकिल है अकाउंटेबिलिटी का। ये तो हुई सेंटर की बात, लेकिन एससी कम्युनिटी से जुड़े बहुत से इश्यूज तो स्टेट लेवल पर होते हैं। एजुकेशन, लैंड डिस्प्यूट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर रिपोर्ट में किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट में पाया गया कि राजस्थान या उड़ीसा के कुछ जिलों में शेड्यूल्ड कास्ट्स पर होने वाले एट्रोसिटीज के केसेस की इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। और सिस्टम इसको भी एड्रेस करता है। अगर कमीशन की रिपोर्ट का कोई हिस्सा या कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है,
तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के उस रेलेवेंट पोर्शन को उस स्टेट के गवर्नर को फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, गवर्नर को। हाँ, फिर वही प्रोसेस स्टेट लेवल पर फॉलो होता है। गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो वहां भी उसके सामने रखवाते हैं। और जैसे सेंटर में होता है, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम साथ में रखना होता है। इस स्टेट स्पेसिफिक मेमोरेंडम में स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि उन्होंने एनसीएससी की रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन लिया है, और अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की है तो उसका रीजन क्या है। वही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वाला प्रिंसिपल स्टेट लेवल पर भी सीमलेसली अप्लाई होता है। तो ये मैकेनिज्म सेंटर और स्टेट्स दोनों को कवर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कमीशन की फाइंडिंग्स रेलेवेंट अथॉरिटीज तक पहुंचे और उन पर एक्शन हो, या कम से कम जस्टिफिकेशन तो मिले। ठीक है, तो रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो काफी रोबस्ट लग रहा है ऑन पेपर। ट्रांसपेरेंसी, जस्टिफिकेशन, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब आते हैं असली पावर पर। सिर्फ रिपोर्ट करना और कंसल्ट करना एक बात है, लेकिन क्या कमीशन के पास एक्चुअल पावर हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, लोगों को बुलाने की, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की, या ये सब रिक्वेस्ट बेसिस पर चलता है? यहाँ आती है वो बात कि कमीशन के पास एक्चुअल टीथ हैं या नहीं। बिल्कुल, और यहाँ एनएससीसी सिर्फ एक एडवाइजरी या रेकमेंडेटरी बॉडी नहीं रह जाती। सोर्स बिल्कुल क्लियर है इस पर। जब कमीशन किसी स्पेसिफिक कंप्लेंट की इंक्वायरी कर रहा हो या किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो जो उसके फंक्शंस में शामिल है, जैसे वायलेशन ऑफ सेफगार्ड्स, तो उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं व्हाइल ट्राइंग अ सूट। सिविल कोर्ट की पावर्स, ये सुनने में काफी हैवी लगता है, मतलब जैसे कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसको थोड़ा खोलिए, क्या क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं इसके अंदर? हाँ, एग्जैक्टली, एक सिविल कोर्ट की तरह फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सोर्स ने कुछ की पावर्स लिस्ट की हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है ए, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। कमीशन भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, यानी उन्हें अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को? हाँ, किसी भी व्यक्ति को। और सिर्फ बुलाना नहीं, उनकी अटेंडेंस एनफोर्स भी कर सकता है अगर कोई इग्नोर करे, और उन्हें शपथ मतलब ओथ पर एग्जामिन भी कर सकता है। सोचिए, किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिशियल, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार या इवन किसी प्राइवेट कंपनी के हेड को कमीशन समन करके उनसे शपथ पर सवाल जवाब कर रहा है रिगार्डिंग अ डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट। ये पावर डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली बदल देता है। इस समन को इग्नोर करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा है रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कमीशन किसी भी पर्सन या अथॉरिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्कवर करने या अपने सामने प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए कमीशन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एससी एम्प्लॉइज के प्रमोशन पैटर्न्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो उस डिपार्टमेंट से सारी रेलेवेंट फाइल्स, प्रमोशन रिकॉर्ड्स, एसीआरस, गवर्नमेंट सर्कुलर्स, इंटरनल मेमोज मंगवा सकता है और डिपार्टमेंट को वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये एक तरह से आरटीआई से भी एक स्टेप आगे है। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टली डॉक्यूमेंट मंगवाना है। अच्छा। तीसरा है सी, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। कमीशन शपथ पत्र यानी एफिडेविट्स पर एविडेंस रिसीव कर सकता है। जैसे कोर्ट्स में लोग अपनी बात को फॉर्मली स्टेट करने के लिए एफिडेविट देते हैं, वैसे ही कमीशन भी एविडेंस को एफिडेविट फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर सकता है, जो उसकी लीगल वैल्यू बढ़ाता है। ये तो सच में काफी सब्सटैंशियल पावर्स हैं। समन करना, डॉक्यूमेंट मंगवाना, एफिडेविट पर एविडेंस लेना, और भी कुछ है इस लिस्ट में? हाँ, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। चौथा है रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड। कमीशन किसी भी कोर्ट या सरकारी ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकता है, मतलब रिक्विजिशन कर सकता है। अगर किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन को किसी पुराने कोर्ट केस की डिटेल्स चाहिए या किसी लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उसे फॉर्मली रिक्विजिशन कर सकते हैं। पांचवा है इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये स्पेसिफिकली गवाहों मतलब विटनेसेस को एग्जामिन करने और डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए समन्स इशू करने की पावर है। ये पहले पॉइंट समनिंग एनी पर्सन का ही एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। ओके। पर आखिरी पॉइंट जो सोर्स मेंशन करता है वो थोड़ा ओपन एंडेड है। एनी अदर मैटर व्हिच द प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमिन।
इसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में प्रेसिडेंट को लगता है कि कमीशन को किसी और स्पेसिफिक एरिया में सिविल कोड की पावर्स की ज़रूरत है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो रूल्स के थ्रू ये पावर्स दे सकते हैं। इससे फ्यूचर नीड्स के हिसाब से कमीशन को स्ट्रेंथन करने का स्कोप बना रहता है। वाओ, ये तो फुल जुडिशियल सेटअप जैसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। इसका मतलब साफ है कि कमीशन की प्रोसीडिंग्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता। चाहे कोई इंडिविजुअल हो, बड़ा ऑफिसर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कमीशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। एग्जैक्टली। इन मामलों में कमीशन के पास सिविल कोर्ट के बराबर की अथॉरिटी है। इसके अलावा एक और कान से तौर पर सिंपल पर इम्पॉर्टेंट पावर है, पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। कमीशन अपने काम करने का तरीका, अपनी इंटरनल प्रोसेसेस खुद डिसाइड कर सकता है। अच्छा, अपना प्रोसीजर खुद बनाना। हाँ, किस केस को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, इंक्वायरी का मेथड क्या होगा, हियरिंग कैसे कंडक्ट करनी है, इसके लिए वो अपने इंटरनल रूल्स बना सकता है। इससे उसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से बचने में मदद मिलती है और वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। हाँ, ऑपरेशनल मैटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी बिल्कुल जरूरी है ऐसी बॉडी के लिए। अच्छा, एक और चीज जो हमेशा डिस्कस होती है एनएससीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, वो है कंसल्टेशन वाला पार्ट। मैंने सुना है कि सरकार को शेड्यूल्ड कास्ट्स को अफेक्ट करने वाले पॉलिसीज पर कमीशन से कंसल्ट करना पड़ता है। ये कितना बाइंडिंग है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसकी रियल वेटेज है? ये बेहद क्रूशियल एस्पेक्ट है और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल फॉर्मेलिटी नहीं है। सोर्स बिल्कुल क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को शेड्यूल्ड कास्ट्स को प्रभावित करने वाले सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर कमीशन से कंसल्ट करना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर? हाँ, और ये कंसल्टेशन पॉलिसी फाइनलाइज होने से पहले होना चाहिए ताकि कमीशन के इनपुट्स को कंसिडर किया जा सके ड्राफ्टिंग स्टेज पर ही। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर सरकार रिजर्वेशंस को लेकर कोई नई गाइडलाइंस ला रही है या एससी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव कर रही है, या मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने के लिए कोई नया लॉ प्रपोज कर रही है, या फिर एससी कम्युनिटीज़ के लिए कोई मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर रही है, इन सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर एनसीएससी से मैंडेटरी कंसल्टेशन करना ही होगा। इसका मतलब ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एससी कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव्स, उनके स्पेसिफिक कंसर्न्स और उन पर पोटेंशियल इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने शुरू से ही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि एनएससीएससी सिर्फ पोस्ट फैक्टो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, बल्कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक प्रोएक्टिव स्टेक होल्डर है। उसकी एडवाइस को लीगली बाईपास नहीं किया जा सकता इन मेजर मैटर्स में। यह कमीशन को सिर्फ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी से ऊपर उठाकर एक पॉलिसी इन्फ्लुएंसर बनाता है। परफेक्टली समराइज्ड। ये एनएससीएससी के रोल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करने से लेकर नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने तक। ओके, एनएससीएससी के पावर्स और कंसल्टेशन रोल्स तो काफी क्लियर हो गए, लेकिन सोर्स में एक और कम्युनिटी का जिक्र था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एनएससीएससी उनके लिए भी कुछ काम करता है? ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि नाम में तो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। सोर्स बताता है कि कमीशन को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी द सेम फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो वो शेड्यूल कास्ट के लिए करता है। सेम फंक्शंस? हाँ, इसका मतलब है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या किसी दूसरे लॉ के अंडर जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे जुड़े सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनकी वर्किंग को मॉनिटर करना और उन पर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना भी एनसीएससी की ही जिम्मेदारी है। जैसे पहले आर्टिकल 331 और 333 के अंडर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में नॉमिनेशन का प्रोविजन था, जो अब 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से खत्म हो गया है। उस समय उस प्रोविजन की वर्किंग को मॉनिटर करना भी एनसीएससी के दायरे में था। अब भी उनके जो दूसरे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके सेफगार्ड्स एनसीएससी के पर्व्यू में आते हैं। तो नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट होते हुए भी एंग्लो इंडियंस के लिए काम, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? क्या ये कन्वेंशन है या लॉ में लिखा है? ये कन्वेंशन नहीं, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सोर्स स्पेसिफिकली आर्टिकल 338 के क्लॉज 10 का रेफरेंस देता है। ये क्लॉज एक्सप्लिसिटली कहता है कि आर्टिकल 338 में जहां भी शेड्यूल्ड कास्ट का रेफरेंस है, उसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रेफरेंस भी समझा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द कमीशंस फंक्शंस एंड पावर्स अंडर दिस आर्टिकल। तो एनसीएससी की जो भी ड्यूटीज, पावर्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एससीज के लिए हैं,
वो आर्टिकल 338(10) के वजह से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती हैं। गॉट इट। आर्टिकल 338(10) इज द की है। अब एक और हिस्टोरिकल एंगल था सोर्स में, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज के बारे में। क्या एनएससीए पहले ओबीसीज के लिए भी काम करता था? सही पकड़ा, ये कमीशन की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। साल 2018 तक एनसीएससी ही अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए भी सिमिलर फंक्शंस डिस्चार्ज करता था। मतलब ओबीसीज के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड से जुड़े मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी एनसीएससी ही करता था। बेसिकली एक ही बॉडी एससीज और ओबीसीज दोनों के लिए काम कर रही थी। तो फिर अलग से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी कैसे बना और एनसीएससी से ये काम कब हटा? हुआ ये कि काफी टाइम से ये महसूस किया जा रहा था कि एनसीएससी पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और ओबीसीज के स्पेसिफिक इश्यूज और उनकी यूनिक चैलेंजेस को उतना डेडिकेटेड फोकस नहीं मिल पा रहा था जितना जरूरी था। एक सेपरेट बॉडी की मांग जोर पकड़ रही थी। फाइनली 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस लैंडमार्क अमेंडमेंट ने दो बड़े काम किए। पहला, इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, जो पहले सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, एक नया आर्टिकल 338(b) इंसर्ट करके। अच्छा, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। हाँ, और दूसरा, इसने ओबीसीज के सेफगार्ड से रिलेटेड सारे फंक्शंस एनसीएससी से लेकर इस नई बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनसीबीसी को ट्रांसफर कर दिए। तो 2018 के बाद से एनसीएससी का प्राइमरी फोकस शेड्यूल कास्ट्स पर है और आर्टिकल 338(10) की वजह से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पर। ओबीसीज के लिए अब एक सेपरेट डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन मतलब एनसीबीसी है जो उनके इंटरेस्ट्स को देखता है। ये एक तरह से वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन और फोकस्ड अप्रोच के लिए किया गया बदलाव था। ये पूरा एवोल्यूशन समझना भी जरूरी है एनसीएससी के करंट रोल को अप्रिशिएट करने के लिए। तो बेसिकली कमीशन रिपोर्ट करता है, उस पर एक्शन होता है या रीजन देना पड़ता है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, मेजर पॉलिसीज पर उससे कंसल्ट करना जरूरी है और उसका दायरा एससीज के साथ साथ एंग्लो इंडियंस को भी कवर करता है। काफी वाइड रेंजिंग काम है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस को सुनिश्चित करने में शेड्यूल्ड कास्ट्स और एंग्लो इंडियंस के लिए। इसकी इफेक्टिवनेस जमीन पर कितनी है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, ये अलग डिबेट के इश्यूज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसे काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स और एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है। एक अंतिम विचार जो शायद सोचने लायक है, जब एक कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर्स दी जाती हैं तो ये उसके क्वाजी जुडिशियल नेचर को हाईलाइट करता है। लेकिन क्या ये पावर्स एक्चुअल जुडिशियल कोर्ट्स के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट या ओवरलैप में आ सकती हैं? और ऐसे में हायरार्की या कोऑर्डिनेशन कैसे सुनिश्चित होता है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिस्टम के फंक्शनिंग को समझने के लिए। Okay, so we hope you liked that today's discussion on Chapter 48, National Commission for SCs of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद।